हेलो विद्यार्थियों, अगर हम बोर्ड पर बने हुए इस चिन्ह की बात करें तो इस चिन्ह को हम पाई कहते हैं, पाई। ठीक है। और इसका कुछ मान होता है जैसे कि 3.1415 डॉट डॉट डॉट, और भी आगे बहुत सारे नंबर होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। तो जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव के बाद के जो अंक है वो, इस बिंदु के बाद के जो अंक है वो कभी भी खत्म ना हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, खत्म ना होते हैं उसमें भी दो चीजें होती है कि जब खत्म ना हो रहे हैं तो जो अंक है, क्या उसमें कोई पैटर्न दिख रहा है, क्या कोई कुछ अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी अंक रिपीट होता नहीं दिखाई देगा। ये पाई का मान होता है, इसे हम 3.1415 आगे इस तरह से लिखते हैं। तो आप अगर इसके मान की बात करेंगे तो इसके मान में कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, कोई पैटर्न आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको हम अनावर्ती कहते हैं। तो ये कुल मिला के दशमलव प्रसार, अगर हम इसकी बात करें 3.1415 डॉट डॉट डॉट, इसके दशमलव प्रसार की हम बात करें तो ये अशांत भी है और अनावर्ती भी है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती वो होता है जिसमें कोई पैटर्न बनता है, कोई अंक बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है पर अशांत जरूर है, यानी खत्म नहीं हो रहा है लेकिन पैटर्न भी नहीं बन रहा है। तो ये जो संख्या है ये क्या है, अशांत अनावर्ती, सॉरी, ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। अब आपको एक बात बता दूं कि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत के साथ साथ अनावर्ती हो तो वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। यानी अगर हम पूछें कि 3.1415 डॉट 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 ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप क्या कहेंगे, इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये पाई का मान है, तो पाई कैसी संख्या हो गई, पाई एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब हम आते हैं इस प्रश्न क्रमांक 3 पर, प्रश्नावली 1.4 की। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आप बुक में देख सकते हैं, प्रश्न मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। यहाँ पर लिखा है कि आपको याद होगा, मतलब वो हमसे बोल रहा है कि आपको याद होगा। मुझे पक्का पता है आपको कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि जो पाई होता है, पाई को हम वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित करते हैं। अर्थात पाई का मान c/d होता है, जहां पे जो c होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि, और जो d होता है वो क्या होता है, व्यास। c क्या होता है, वृत्त की परिधि, प्रश्न में ही दे रखा है वृत्त की परिधि क्या मानना है, c, और उसके व्यास को क्या मानना है, d। तो पाई का मान c/d है। ये एक सूत्र है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर से। अब यहाँ प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है कि ये जो इतनी सी जो बात लिखी है पाई बराबर c/d, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहना चाह रहा है कि पाई जो है वो अपरिमेय नहीं है। ये क्या कर रहा है, अंतर विरोध कर रहा है। अंतर विरोध मतलब इस बात के खिलाफ है कि पाई अपरिमेय है। हमने अभी देखा कि पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई बराबर c/d ये कह रहा है कि पाई अपरिमेय नहीं है। इसको देख के ऐसा महसूस होता है। तो मेरे ख्याल से आपको महसूस हुआ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो मैं महसूस करवा देता हूं। पहले देखो, पहले ये समझना जरूरी है कि परिमेय संख्याएं कैसी दिखाई देती है, क्योंकि परिमेय से हम अपरिमेय पे जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, अब यहाँ पाई बराबर c/d है, पाई का मान कैसा है, c/d है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो p की जगह पर c है, q की जगह पर d है, तो ये p/q के रूप में दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो p/q के रूप में अगर पाई दिखाई दे रहा है, पाई का मान दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तो ये परिमेय जैसा होना चाहिए फिर तो। लेकिन वास्तव में पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो अब आपको महसूस तो हुआ होगा ना कि हाँ बात तो सही है, परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इस सूत्र को देख के लगता है कि पाई जो है वो परिमेय है, लेकिन वास्तव में पाई तो अपरिमेय होती है। तो फिर अब यहाँ दोनों बातें आपस में क्या हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि पाई को हम परिमेय माने या फिर अपरिमेय माने। तो इसी बात का जवाब हमको इस प्रश्न में देना है, ठीक है, इसी बात का जवाब हमको इस प्रश्न में देना है। तो चलिए इस वीडियो को, इस प्रश्न को हल करने की शुरुआत करते हैं।
तो देखो मैंने बोर्ड पर व्रत का जो है वो डायग्राम बनाया है, और इस व्रत की अगर हम बात करें तो इस व्रत में कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे अगर हम इस बॉर्डर की बात करते हैं तो इस बॉर्डर को हम व्रत की परिधि कहते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, 2πr। ये जो आर है वो क्या है, ये आर जो है वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या कैसे निकलती है, जो भी व्रत है इसके केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र बिंदु यानी जो सेंटर में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से परिधि तक जब हम चल के जाते हैं तो ये जो दूरी होती है, ये जो माप होती है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। तो ये व्रत की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। अब और इस ये जो आर है ये व्रत की परिधि में भी शामिल होता है। यहाँ पे जो आर है ये फॉर्मूले में, ये आर कौन है, यही वाली त्रिज्या है। अब अगर हम इस त्रिज्या को डबल कर दें, यानी कि अगर मैं यहाँ से चल के आ रहा हूँ यहाँ तक, तो ये तो हो गई त्रिज्या, लेकिन यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आने के बाद में और भी मैं आगे जाऊं और इस तरफ आ जाऊं, यहाँ पे आ जाऊं, ये केंद्र बिंदु से होते हुए मैं इधर आ जाऊं इस तरफ, तो मान लो कि यहाँ पे जो बिंदु है वो ए है, और यहाँ पर जो बिंदु है वो मान लिया कि बी है। तो ये वाली जो माप है, त्रिज्या का जो डबल किया हमने, तो ये जो माप निकल के आई त्रिज्या का डबल वाली माप, ए से लेके बी तक की माप, इस ए से लेके बी तक की जो माप है इसको हम व्यास कहते हैं। तो व्यास अगर निकालना है, व्रत का व्यास, तो कुछ नहीं, त्रिज्या को हम डबल कर देते हैं। त्रिज्या का जब हम डबल करते हैं तो व्रत का व्यास निकल कर आ जाता है। तो मान लो कि अगर त्रिज्या आर है तो व्रत का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, व्रत का व्यास वो हो जाएगा 2 गुणित आर। क्यों, क्योंकि त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल, तो 2 का गुणा कर देंगे हम आर में, त्रिज्या में, तो व्रत का व्यास निकल आएगा। अब देखो एक और बात जो मुझे आपको बतानी चाहिए, वो मैं अभी बताने के समय भूल गया था। जैसे मैंने बताया था कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो p बटे q के रूप में होती है। तो एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो है वो क्या है कि जो p और q है ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे नंबर दिखने चाहिए। पूर्णांक आपको पता है, मैंने बताया है पूर्णांक क्या होता है, माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। अभी इसमें जीरो भी होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो सारी धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं जीरो, और वो दोनों ही अनंत तक जाती है, धन वाली धन के अनंत तक और ऋण वाली ऋण के अनंत तक, तो इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, तो ही वो परिमेय होगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात ये तो मैंने समझा दी। अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो त्रिज्या है, ये जो व्रत है, इसमें ये जो त्रिज्या है ये मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम व्रत की परिधि निकालते हैं, व्रत की परिधि, तो वो फॉर्मूला क्या है, 2πr। अब r का मान कितना है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया 2π गुणित 7, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, और ये पाई। पर हमको पता है एक बात क्या, कि पाई का मान क्या होता है, 3.1415 डॉट डॉट डॉट। ये लगभग मान होता है, फिक्स मान नहीं है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पाई का मान अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 के बाद में गुणा में पाई में आ जाएगा, पाई का मान 3.1415 डॉट डॉट डॉट। हम 14 का गुणा इस 3.1415 में करेंगे, तो मैं यहाँ उत्तर डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है। इसका जब इसमें गुणा किया तो क्या आया, 43.9810 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो डॉट 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 है ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये 43.9810 डॉट 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 ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। पर यह है व्रत की परिधि। तो अब व्रत की परिधि अपरिमेय नहीं हो सकती कि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो व्रत की परिधि अगर अपरिमेय हो गई है ना, व्रत की परिधि कैसी है, अपरिमेय। और क्यों है अपरिमेय, क्योंकि
एक परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय में जब होता है तो उत्तर अपरिमेय ही आता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, है ना, जो क्या है, वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि अगर अपरिमेय है, पाई का फॉर्मूला हमको प्रश्न में क्या दे रखा है, पाई का मान हमें दे रखा है c/d। c/d, c क्या है यहाँ पर, c जो है वो मानना है क्या, वृत्त की परिधि। अगर ये वृत्त की परिधि है और वृत्त की परिधि के बटे में d क्या है, व्यास है, व्यास। तो वृत्त की परिधि अगर हम ये मान रखते हैं, ये 43.9810, 43.9810 डॉट 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 बटे में व्यास। अब व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, यानी 2 का 7 में गुणा तो 14, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब ये जो 14 है, अगर यहाँ देखें तो व्यास तो परिमेय संख्या हो गई, नीचे की तरफ व्यास जो है वो कैसी है, परिमेय, यानी कि एक पूर्णांक है, ऐसा समझ लो। लेकिन ऊपर वाला जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या 43.9810 वो पूर्णांक है क्या, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के बटे में अगर हम परिमेय लगा दें, पूर्णांक लगा दें, परिमेय ही होता है वो भी पूर्णांक, तो परिमेय लिखो या पूर्णांक लिखो, एक ही बात है, परिमेय लिख दें तो इसका मतलब ये पूरे का उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय। तो यानी कि जो अपरिमेय है वो कौन है, पाई तो अपरिमेय ही हुआ ना। मेरा कहने का मतलब समझ में आया कि वृत्त की परिधि जो है 2πr होती है, उसका मान जो है वो ये निकला, जो कि पूर्णांक नहीं है, जबकि पाई का मान c/d है, और ये अगर हमको अपरिमेय नहीं दिख रहा है तो अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय होना चाहिए, और अगर परिमेय है तो फिर ये पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक तो है ही नहीं, ये तो क्या है, दशमलव में है। और दशमलव में भी कैसा दशमलव है, ये ऐसा दशमलव है जो कि अशांत और अनावर्ती है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, यानी कि जब खत्म नहीं होता है, पैटर्न नहीं बनता है, तो वो कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और जब अपरिमेय संख्या का बटे में परिमेय संख्या यानी कि भाग लगता है परिमेय संख्या से, तो उत्तर अपरिमेय ही होता है। तो अगर c/d का उत्तर अपरिमेय आएगा तो फिर पाई परिमेय कैसे हो सकता है। तो कुल मिला के वो दिखने में पाई बराबर c/d दिखने में भले ही हमें लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये परिमेय है, लेकिन वास्तव में वो परिमेय नहीं होता है, क्योंकि उत्तर जब निकलता है तो वो हम लगभग लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने 3.14154 4 ही अंक तक लिया है, क्या ये 4 ही अंक तक होता है, नहीं, ये तो आगे भी होता है, बहुत सारा होता है, लिखते लिखते थक जाओगे। तो जब आप बुक में प्रश्नों को हल करते हैं तो वहां तो सिर्फ इतना ही लिखने के लिए बोला जाता है, बस 2 ही अंकों तक, पाई का मान क्या रखना होता है, 3.14 बस, जबकि वास्तव में बहुत ज्यादा होता है। तो जब उतने सभी को लोगे तो क्या लिख पाओगे, आंसर ही नहीं निकलेगा सही से, बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक हमारा भ्रम है, वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या ही होती है, यानी कि अगर पाई बराबर c/d लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि c और d दोनों हमेशा पूर्णांक ही होंगे, वो c और d यानी कि c का मान दशमलव में भी हो सकता है, जैसे कि अभी इस केस में हमने देखा ये दशमलव में आया c का मान, परिधि, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब इस प्रश्न का जो हल है, जो उत्तर है, वो हमें लिखना कैसे, वो लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बस उसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसके साथ हमारा ये जो प्रश्न है ये जो है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका जो हल है वो मैंने कुछ 4 से 5 लाइनों में लिख दिया है। क्या लिखा है कि जो पाई होता है वो अपरिमेय है, इस तथ्य का अंतर्विरोध बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो एक पूर्णांक हो, ये संभव नहीं होता, या फिर व्यास जो है वो भी पूर्णांक हो, ऐसा संभव नहीं होता। अब देखो हमने अभी जो सवाल किया था उसमें मैंने 7 लिया था त्रिज्या को, क्या जरूरी है कि हर बार 7 ही होगा? 7 का डबल कर दिया तो पूर्णांक में 14 आ गया व्यास, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वृत्त रियल में जो होता है कहीं पे बना हुआ उसका जो व्यास है वो हमेशा क्या हो, परिमेय हो, ठीक है। ये तो हमने लिया था तो परिमेय निकल गया। तो यहाँ पर हमने वही बात को लिखा है कि वृत्त की जो परिधि है या जो व्यास है वो पूर्णांक हो, ऐसा संभव नहीं है। वास्तव में यदि हम किसी भी वृत्त की परिधि या फिर व्यास की जब माप हम किसी स्केल की मदद से करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्केल से जब मापते हैं तो हम एक ऐसा मान लेते हैं जो हमारे लिए आसान हो, है ना, हम वही करते हैं। तो हम निकटतम परिमेय मान को ले लेते हैं।
तो निकटतम परिमेय मान को जब हम लेते हैं तो वास्तव में वो क्या होता है, एक तरह का पूर्णांक होता है। और इस वजह से हमें ये बात का पता नहीं चल पाता है, इस वजह से हम ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि जो वृत्त की परिधि और व्यास है वो वास्तव में क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये बात हमें पता नहीं चल पाती है, हम सिर्फ एक निकटतम, एक लगभग मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो भाई आपने जो बात कही है वो ऐसा नहीं है। पाई वास्तव में क्या होती है, अपरिमेय थी, अपरिमेय है और अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से आपको क्लियर जरूर होगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।